नमस्कार। मैं अक्षय गुप्ता आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और पहला वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा और आप अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना भी अपनी पढ़ाई भी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। चलिए आइए इसी क्रम में आज दूसरा वीडियो आपके लिए जा रहा है, आपको दिया जा रहा है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन वीडियो मिलने के बाद आपको नोट्स भी बनाना है। तो नोट्स बनाने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। जैसे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और जैसे आपको ग्रुप से ऐड किया जाएगा आपको डेली जितना पढ़ाया जाएगा उसका PDF भी भेज दिया जाएगा। क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं गया था, क्योंकि कल वैसे डेमो ही लेक्चर था तो उसका नोट्स आप खुद ही लिख सकते हो, लेकिन आज से आप ग्रुप में लिख दीजिएगा कि सर नोट्स भी दे दीजिए, तो आपको डेली नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक ना? तो यानी कहने क्या मतलब है, आपको पूरी ऑफलाइन क्लास की तरह आपको पूरा वीडियो यानी पूरी क्लास आपको ऑफलाइन की तरह ही मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमको क्लास नहीं मिल रही है, यानी हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं। हालांकि 11th है, आप अभी भी पूरी तरीके से रहोगे, यानी 11th है ये तो हो जाएगा, 12th में होता है, लेकिन नहीं, जब तक आप 11th की पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे तब तक आपको 12th कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो हमने हाई स्कूल जिस तरीके से अच्छे से मेहनत किया है उसी तरीके से अब 11th में मेहनत कीजिए, जिससे 12th जब आपका आए तो जब आपने 11th पढ़ा होगा अच्छे से तब आप 12th अच्छे से परफॉर्मेंस कर लोगे और 12th में अच्छे नंबर आप ले आओगे। ठीक ना? चलिए, और देखिए चैनल ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि व्यूज ज़्यादा नहीं आ रहे हैं वीडियो पर, ज़्यादा लोग अभी वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा रिस्पांस कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए, शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक ना? और जो है अपनी पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए। चलिए आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक बताया था कार्बनिक रसायन और दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, अकार्बनिक रसायन। दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। कार्बनिक मतलब क्या होता है? कार्बनिक मतलब होता है बच्चों कि जिसमें कार्बन के साथ क्या रहे, हाइड्रोजन, उसी को क्या कहा जाता था, कार्बनिक। अकार्बनिक क्या होता था कि जिसमें कार्बन के अलावा और सारी चीज़ें पाई जाए, उन्हें हम क्या कहते थे बताइए? उन्हें हम कहते थे बच्चों अकार्बनिक। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है भौतिकी रसायन। कौन सा रसायन? भौतिकी रसायन। आप ग्रुप में लिखकर भेज दीजिएगा, सर नोट्स भी दे दीजिए, तो नोट्स भी आपको भेज दिया जाएगा। भौतिकी रसायन, देखिए भौतिकी रसायन क्या होता है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों के कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम भौतिकी रसायन कहते हैं। यानी भौतिकी मतलब होता है फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें बच्चों हम कहते हैं भौतिकी रसायन। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताएं? भौतिकी रसायन जो होता है बच्चों उन्हें कहा जाता है कि जिसमें कार्बन और अकार्बनिक, क्योंकि अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कार्बनिक और क्या पढ़ा था हमने? अकार्बनिक। तो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों में जो गुण होते हैं उनका जो अध्ययन करवाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन कहते हैं। देखिए, हाई स्कूल में आपने केवल दो ही चीज़ें पढ़ी थी, एक अकार्बनिक वाला भी चैप्टर पढ़ा था, दूसरा एक जो चैप्टर पढ़ा था वो कार्बनिक का पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको IPC और सारी चीज़ें बताई थी ना, तो ये पढ़ा था। लेकिन जब आप इंटर में आए हैं तो आपको इसमें तीन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। कार्बनिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, अकार्बनिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ आपको भौतिकी भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी रहता है। हालांकि डरिएगा नहीं कि मैथ है कैसे सॉल्व होगा, कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा, बहुत आराम से होगा। ठीक ना? चलिए, तो तीन चीज़ें आपने पढ़ा। पहली चीज़ें मैंने आपको कल बताया था, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, यानी जिसमें किसी पदार्थ के गुण, संगठन और परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया रसायन विज्ञान कितने प्रकार होते हैं, रसायन विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था? भौतिकी। कार्बनिक मैंने बताया जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, अकार्बनिक जिसमें कार्बन के अलावा, और भौतिकी मतलब क्या? कार्बन और अकार्बनिक दोनों के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, अब आज नया टॉपिक है, वो है आपको बच्चों द्रव्य। द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं मैटर। देखिए क्या होता है, हमारा ये जो ब्रह्मांड है ना, यानी ये जो संसार, ये जो ब्रह्मांड है हमारा, उस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं,
जितनी भी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें हैं, सब में क्या है, सब में कुछ ना कुछ भार होता है, सब में कुछ ना कुछ क्या होता है, भार होता है। इसलिए देखिए कलर चेंज करके लिख देना जिससे आप समझो। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें, सब में कुछ ना कुछ क्या होता है, भार होता है। तो बच्चों बताओ, जिसमें भार होगा तो क्या वो स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा? जिसमें भार होगा क्या वो स्थान घेरेगा? आप कहोगे जी सर जरूर घेरेगा। अरे भैया जब कुछ भार है, जब उसको कहीं रख दोगे ऐसे तो इतना ही स्थान घेरेगा, लेकिन घेरेगा नहीं घेरेगा बताएं? तो ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, सब में बताइए क्या पाया जाता है? सब में बच्चों पाया जाता है आपका क्या? सब में पाया जाता है आपका भार। और जब भार पाया जाएगा तो जैसे भार होगा तुरंत वो लोग क्या करेंगे, तुरंत वो लोग क्या करेंगे, स्थान घेरेंगे, तुरंत वो लोग स्थान घेरेंगे। तो यही क्या कहलाता है बच्चों, यही कहलाता है आपका क्या, द्रव्य। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी अगर आपसे परिभाषा की बात कहा जाए तो ब्रह्मांड में वह सब कुछ जिसमें कुछ ना कुछ क्या रहे, जिसमें कुछ ना कुछ भार रहे, और साथ साथ भार के साथ साथ वो क्या करे, वो स्थान घेरे, वो क्या करे, स्थान घेरे, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम कहते हैं द्रव्य। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताएं? अगर इंग्लिश में हम कहें तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं मैटर इज सबस्टेंस, मैटर इज सबस्टेंस विच हैज मास, जिसके पास क्या रहे, मास, मास मतलब क्या होता है, भार, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, और वो क्या करे, स्पेस घेरे, स्पेस एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, स्पेस मतलब जगह, जो जिसके पास भार हो, जो स्थान घेरे, उसी को हम बच्चों क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, द्रव्य। उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, द्रव्य कहा जाता है। बताएं क्लियर हो गया ना? बताइए टॉपिक क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? उसी को क्या कहेंगे, द्रव्य कहते हैं। चलिए देखिए भाई, वीडियो को अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा शेयर कर दोगे, ज़्यादा लोग देखेंगे वीडियो को, तो फिर फिजिक्स की भी क्लासेज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक ना? फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ साथ आपको मैथ की भी स्टार्ट हो जाएंगी क्लास। तो धीरे धीरे सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। जब तक ऑफलाइन बंद है तब तक आपको ऐसे रोज डेली आपको एकदम पूरा क्लास आपको मिलता रहेगा। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से देखिए। और एक चीज़ और जान लीजिए, जब आप कोचिंग पढ़ने आओगे तो पूरा नोट्स चेक किया जाएगा आपका, जितना नोट्स या जो भी वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए, ठीक ना? तो इसलिए बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, घर में बैठिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देखिए पढ़ाई सब कुछ होता है। क्या होता है जब आप चारों तरफ से घिर गए होते हो, चूँकि ये विषम परिस्थिति है, जब कोई इंसान चारों तरफ से घिर जाता है तो यकीन मानिए वही एक सही सिचुएशन होता है कि जब वो कुछ कर ले, जब वो कुछ कर कर इन स्थितियों से बाहर निकल जाए और एक सुनहरा अवसर उसके लिए आ जाए। तो बस वही चीज़ है, थोड़ा सा सिचुएशन विषम है, स्थिति विषम है, लेकिन अब आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़िए अच्छे से। चलिए आगे की हम बात करते हैं द्रव्य का, द्रव्य क्या वर्गीकरण, द्रव्य क्या वर्गीकरण। देखिए द्रव्य के वर्गीकरण में क्या क्या होता है। तो बच्चों जो द्रव्य का वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो चलिए भौतिक वर्गीकरण में अगर हम बात करें तो भौतिक वर्गीकरण में देखिए इसके तीन प्रकार से इसका डिवाइडेशन करते हैं, ठोस, द्रव और क्या, गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये आपका भौतिक वर्गीकरण हो गया। अभी इसमें और है, प्लाज्मा है, बोस-आइंस्टीन, अभी उसको धीरे धीरे बाद में बताया जाएगा। पहले ये चीज़ें ठोस, द्रव और गैस, ये तीन चीज़ें इसकी जो होती हैं वो क्या होती है बच्चों बताइए, वो होती है भौतिक वर्गीकरण। चलें अब देखिए आगे की हम बात स्टार्ट करते हैं ठोस की। देखिए ठोस आपने पढ़ा भी होगा, हाई स्कूल में मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी, आप जानते भी होंगे क्योंकि आप अच्छे हैं पढ़ने में। चलिए देखिए सॉलिड किसे कहते हैं। तो पहले तो सिंपल सी परिभाषा कि सॉलिड वे होते हैं जिनका जो आयतन, जो आप लोग 6-7 में भी पढ़ेंगे, आयतन और आकार दोनों बताइए क्या होता है, दोनों होता है निश्चित। यानी ठोस वे होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों क्या होता है बताइए, निश्चित होता है। जैसे देखो आप बर्फ की ही ले लो, पहले बात देखो बर्फ का आयतन होता नहीं होता, बर्फ में भार होगा और बर्फ को का जो आकार होता है वो भी क्या रहता है आपका, निश्चित होता नहीं होता है। तो यही आपके क्या हो गए, ये आपके क्या हो गए, ठोस हो गए पहली चीज। यानी ठोस वे होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। चलें अगला देखिए, अब अगला देखिए, अगला है जो बच्चों देखिए, ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे ना,
ये आपके अणु कहलाएंगे। ये आपके क्या कहलाते हैं बताइए? ये आपके अणु हैं। ये आपके क्या हैं? अणु। इसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो देखिए क्या होता है बच्चों, जो ठोस होता है इसका जो अणु देखिए वो बिल्कुल पास पास होता है, एकदम सटा होता है एक दूसरे से। देखिए सटे हैं कि नहीं सटे हैं? ये पूरी तरीके से क्या रहेंगे, थोड़ा सा देखिए गैप ही गैप नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से सटे रहते हैं, एकदम ऐसे ऐसे सटे रहेंगे पूरी तरीके से। तो जो ठोस होता है बच्चों, उसके जो अणु होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। ठोस के अणु क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं। दूसरी चीज यानी पहली चीज हमने देखा कि जो ठोस होता है उसका आयतन आकार दोनों निश्चित होता है। दूसरा, ठोस के जो अणु होते हैं वो क्या होता है? बहुत ही पास पास होते हैं। अब आप बच्चों बताओ, खुद बताओ आप जो है देखकर कि जब ठोस के अणु पास पास हैं, इस तरीके से हैं ठोस के अणु, तो क्या इनके बीच आकर्षण बल कमजोर होगा? बताइए, इनके बीच आकर्षण बल कमजोर होगा कि प्रबल होगा? बताओ आप। इनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो कमजोर होगा कि प्रबल होगा? तो आप कहोगे सर इनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो क्या रहेगा बच्चों? बताओ, प्रबल रहता है। क्यों? क्योंकि जब ये इस तरीके से बंधे हैं पूरी तरीके से, तो कहीं से ये दूर दूर हैं नहीं है, एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो इनके बीच जो आकर्षण बल रहेगा वो क्या रहेगा बताइए? वो प्रबल रहता है। तीन चीज समझ में आ गई ना? इनके बीच आकर्षण बल क्या रहेगा? प्रबल रहता है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए बताइए आप, जब ये इस तरीके से सटे हैं ऐसे ऐसे पूरी तरीके से, तो क्या ये गति कर पाएंगे? अपनी इच्छा अनुसार गति कर पाएंगे? अब एक घरेलू एग्जाम्पल ये समझो, जैसे आपको बंदिश में रख दिया जाए, आपको पूरी तरीके से बांध दिया जाए, तो क्या आप घर से अपने आप निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स से। तो ठीक उसी तरीके से जब ये पूरी तरीके से बंधे हैं, इनके बीच आकर्षण बल जब बहुत ज़्यादा है, तो बताइए क्या ये गति कर पाएंगे स्वतंत्र रूप से? नहीं कर पाते हैं। यानी ठोस के जो अणु होते हैं बच्चों, वो गति नहीं कर पाते है, गति नहीं कर पाते हैं। केवल क्या करते हैं? केवल अपनी जगह ऐसे 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 क्या करते रहते हैं? हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, जैसे मोबाइल का वाइब्रेशन होता है, बस ऐसे ही क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई ना? बताएं। पहली चीज, ठोस का आयतन आकार दोनों निश्चित होता है। दूसरा, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। तीसरा, इनके बीच आकर्षण बल क्या होता है? बहुत अधिक होता है। चौथा, ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते हैं। अगला देखिए, एक होता है गलनांक और एक होता है क्वथनांक। एक होता है क्या आपका? क्वथनांक। अब समझने का प्रयास करेंगे आप। जैसे ठोस के जो अणु हैं वो जब बहुत पास पास है, देखिए जब ठोस के अणु जब बहुत पास पास है, तो क्या आप इन्हें आसानी से गला पाओगे? क्या बर्फ आसानी से गल जाता है? नहीं गलता है, टाइम लगता है। क्या बल्ब जो बर्फ है आपका, क्या वो आसानी से उबलने लगता है? नहीं, पहले वो गलता है फिर उबलता है, यानी बहुत देर बाद, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं होने के बाद तब कहीं जाकर वो क्या होता है? वो उबलना प्रारंभ करता है। कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि जो ठोस होता है, ठोस इसका जो गलनांक होता है, जो ठोस होता है इसका गलनांक और क्वथनांक, ठोस का गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? दोनों बहुत उच्च होते हैं। दोनों बहुत क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये गलेंगे, कहीं जाकर ये क्या होंगे? उबलेंगे। ठीक ना? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल वो क्या होता है बच्चों? वो बहुत ही क्या होता है? प्रबल होता है। तो ठोस समझ में आ गया ना? चले बताइए, क्लियर हो गया ठोस के बारे में ना? अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है द्रव। वो क्या है बताइए? द्रव। देखिए वो द्रव्य था, ये द्रव है। द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। द्रव को इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं? द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। अब देखिए द्रव क्या होता है? जो द्रव होता है बच्चों, उसका आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित। आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसका जो आकार होता है बच्चों वो अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है बताइए? इसका आकार अनिश्चित होता है। यानी द्रव जो होते हैं उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसके आकार जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। बताएं, क्लियर हो ना? आगे की तरफ चलते हैं। देखिए इधर से देखिए, थोड़ा सा कलरफुल बना दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत ना हो। ठीक ना? जिसे आप समझो अच्छे से।
देखिए द्रव्य में देखिए जो अणु है वो बताइए ठोस की अपेक्षा नजदीक है कि दूर दूर है, बताएं। इसके जो अणु है बच्चों वो ठोस की अपेक्षा नजदीक है कि दूर दूर है। तो आप कहोगे सर इनके जो अणु है वो ठोस की अपेक्षा क्या है, बताइए। थोड़ा सा दूर दूर है ना, दूर दूर है कि नहीं है। ठोस में एकदम नजदीक रहते थे, सटे थे, ठोस में इस तरीके से थे, देखिए इस तरीके से थे ठोस में। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है जो अणु है वो बताइए क्या है, दूर दूर है। और जब इनके जो अणु दूर दूर हैं तब एक चीज बताइए आप कि इनके बीच जो आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल वो ठोस से कम होगा कि ज्यादा होगा, ठोस से कम होगा कि ज्यादा होगा, बताइए। जब इनके अणु दूर दूर हैं तो इनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो भी बच्चों क्या होगा, ठोस की अपेक्षा कम होगा। उनके बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है। ठोस में सबसे ज्यादा आकर्षण बल, लेकिन द्रव में आकर्षण बल जो होता है बच्चों वो क्या होता है, बताइए, ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस की अपेक्षा कम होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अणु क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। चलिए अब देखिए फिर, तो जब भैया इनके अणु थोड़ा सा दूर दूर हैं तो आप थोड़ा सा हमें ये बताइए क्या ये गति कर सकते हैं। जैसे ठोस वाले तो कुछ ही नहीं कर सकते, हिलते थे ऐसे 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 अपनी जगह पर, लेकिन ये बताइए गति कर सकते हैं। हाँ, तो ये ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा गति कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ से उठकर, जैसे ये जो है यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ से उठकर यहाँ चले जाएंगे, लेकिन ये गति कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे ये वाला स्पेस यहाँ से उठकर कहाँ आ गया, यहाँ आ जाएंगे, ये वाले यहाँ चले जाएंगे, ठीक। ये वाला मान लीजिए उठकर यहाँ चला आया गए, तो ये गति कर सकते हैं। यानी ये ठोस की अपेक्षा क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। बता क्लियर हुआ ना। यानी पहली चीज कि द्रव जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। दूसरा, इनके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तीसरा, ये ठोस की अपेक्षा गति कर सकते हैं। और चौथा देखिए क्या है, इनके जो गलनांक हैं और जो क्वथनांक हैं, इनके गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं वो बताइए ठोस में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें क्या होंगे, आप कहोगे कि इनके गलनांक क्वथनांक ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल जब कम होगा, जब आकर्षण बल कम होगा तो थोड़े से टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। इन्हें ठोस की अपेक्षा क्या हो जाते हैं, ठोस की अपेक्षा इनके गलनांक क्वथनांक दोनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बता क्लियर हो गया ना। ठोस और द्रव समझ में आ गया ना। द्रव यानी कि आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित होगा, ठीक। अणु क्या होंगे, ठोस की अपेक्षा दूर दूर होंगे। आकर्षण बल क्या होगा, बताइए, कम होगा। बात तो समझ में आ रही है ना। गति कर सकते हैं ठोस की अपेक्षा, और गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा इनका, ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। शेष बातें जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं, शेष बातें फिर जो है अगली वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को अच्छे से अच्छे देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, इसके बारे में बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।